जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर जामताड़ा से आ रही है, जहां जामताड़ा में कोयले के अवैध खनन की खबर शुक्रवार की रात पुलिस को लगती है और जब मौके पर पुलिस दल बल के साथ पहुंचती है तो पुलिस टीम पर कोयला माफिया टूट पड़ते हैं। कोयला माफिया पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लाठी डंडे और पत्थरों से हमला बोल देते हैं। पुलिस को कोयला माफियाओं की ऐसी बढ़ी हुई हिमाकत की आशंका नहीं थी, लिहाजा कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती है। प्रशासन की कई गाड़ियां इस पूरे घटनाक्रम में क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस हमले में कमांडेंट को गंभीर चोट आई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बावजूद कोयला माफियाओं की बड़ी संख्या और हथियारों से लैस होने की वजह से पुलिसकर्मी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागते हैं। घायल कमांडेंट की हालत को देखते हुए उन्हें आसनसोल रेफर किया गया। नाला थाने के कास्ता में ईसीएल की बंद कोयला खदान में प्रशासन की टीम पर यह खतरनाक हमला हुआ। अभी की हालत की बात करें तो आसपास के ग्रामीणों ने कोयला खदान तक पहुंचने वाली सड़क को बाधित कर रखा है और प्रशासन की टीम को मौके पर पहुंचने से रोक रहे हैं। तो खबर आपने देखी और जिसके बाद कुछ सवाल उठने भी लाजमी है जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। जरा ये सवाल देखिए, आखिर प्रशासन पर जानलेवा हमले की हिम्मत कैसे? कोयला माफियाओं को किसका संरक्षण मिला है जो वो ऐसी हरकत कर रहे हैं? प्रशासन से पंगा लेने की आखिर हिम्मत आई कहां से? कोयला के धंधेबाजों का ग्रामीण क्यों साथ दे रहे हैं? चलिए सीधा रुख करते हैं जामताड़ा का, जहां से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, यहां पर हमने पूरी खबर देखी कि कोयला के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस टीम तो पहुंची, लेकिन पुलिस क्या कार्रवाई करती? कोयला माफिया ही पुलिस पर टूट पड़े और ग्रामीणों ने भी कोयला माफियाओं का खूब साथ दिया। क्या कुछ अपडेट जानकारी है? पुलिस क्या कह रही है, बताइए। अभी पुलिस के तरफ से, जामताड़ा पुलिस के तरफ से अभी सुकन्या जी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लगभग सारे पदाधिकारी का, एसडीपीओ नाला, वहाँ के थाना पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, सभी का फोन नॉट रीचेबल की स्थिति में है, नहीं मिल रहा है। एसपी के भी फोन का वही हाल है। और हम आपको बता दें कि मुकेश कुमार सेक्रेटरी इंचार्ज जो ईसीएल सेक्टोरिया है, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में वहाँ लगातार छापेमारी की जाती है समय समय पर, और उसी कड़ी में छापेमारी रात में की गई। और जैसे ही छापेमारी दल वहाँ पहुंचा वैसे ही लोगों का हुजूम उन पर टूट पड़ा और जम के उनके खिलाफ रोड़ा पत्थर, और यहाँ तक कि ग्रामीण बता रहे हैं दबे जवान में कि उन पर बम भी फेंका गया। और सारे लोग पश्चिम बंगाल बीरभूम की तरफ से आकर के ये कर रहे थे, उन लोग का नाम लोग बता रहे हैं। और स्थिति ये है कि वहाँ जो जितनी भी गाड़ियां थी, जो रात में जो गाड़ियां का विजुअल देख रहे थे, फोटो के जो देख रहे हैं, उस सभी गाड़ियां वहां से हटा दी। चलिए तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आरपी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संतोष कुमार सिंह हमारे झारखंड संपादक भी सीधे हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। संतोष जी, जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है और खबर के बाद, तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल उठने लाजमी है। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। जी हाँ, देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें काफ़ी हैरान करने वाली हैं। और ये पूरे उस इलाके में, संथाल परगना के इलाके में कोयले की कालाबाजारी या कोयले का जो काला कारनामा है ये सामने दिखाता है। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि रात 10 बजे के करीब ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने जब इन गाड़ियों को नाला के पास वहां पर रोका तो इन गाड़ियों से, क्योंकि वहां पर इलीगल माइनिंग भी चल रही थी, जेसीबी मशीनें भी थी, इन लोगों की गाड़ियां, जो ईसीएल के अधिकारी थे, ईसीएल के सिक्योरिटी कर्मी थे, उन लोगों की गाड़ियों को वहां के ग्रामीणों ने जब उस पर अटैक किया, उसके बाद गाड़ियों को पलट दिया। गाड़ी बिल्कुल उल्टी, टायर उनके ऊपर थे और इस तरीके से उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की। किसी तरीके से वहां जो जंगल था, जंगल में जाकर ये लोग छिपे हैं। जो हमारे को जानकारी मिली है, जो हमने बात की वहां ईसीएल के अधिकारियों से, तो उन लोगों का ये कहना था कि वो लोग किसी तरीके से उन लोगों ने जान बचाई, लेकिन तब तक काफी उन लोगों को चोटें आ चुकी थी क्योंकि पत्थरबाजी हुई थी। और इस बीच ये भी जानकारी मिली कि जो वहां जेसीबी मशीन खड़ी थी, जो कि इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही थी, उस जेसीबी मशीन से इन जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स की गाड़ियां थी, इनको बिल्कुल चीर दिया गया है। मतलब जेसीबी मशीन जो आपको कोयला निकालता है, जो मिट्टी निकालने का काम मशीन करती है, उस मशीन से गाड़ियों को बिल्कुल उसके शीशे को तोड़े गए। और इसके बाद
10 बजे के करीब की घटना है ये। 12 बजे तक लोकल पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, जबकि वहां के जामताड़ा एसपी को फोन किया गया, उस इलाके के आसपास के दूसरे जिलों के एसपी को भी फोन किया गया, लेकिन लोकल पुलिस की इस तरीके के रवैये से लोकल पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है कि उनकी बिना मिली भगत से यह कोयले का काला खेल झारखंड में नहीं चल सकता है। यहां तक कि अब जो अभी हाल ही के दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, उन ट्रांसफर पोस्टिंग में इन जिलों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। आईपीएस सर्कल की अगर आप बात करें तो हर कोई जाना चाहता था, जामताड़ा जाना चाहता है, हर कोई गिरिडीह जाना चाहता है, धनबाद की पोस्टिंग चाहता है, चतरा की और रामगढ़ की। ऐसा पोस्टिंग क्यों चाहते हैं वो? सिर्फ इसलिए कि वहां से काले खेल से जो ये इस तरीके के जो काले खेल होते हैं उसमें उनकी भूमिका बहुत अच्छी रहे। तो ये जिस तरह पुलिस का रवैया था, 10 बजे जब पुलिस को फोन किया गया, 12 बजे तक पुलिस नहीं पहुंची, और उसके बाद 12 बजे के आसपास जो हमारे को जानकारी मिली है, एक डीएसपी लेवल के अधिकारी वहां पहुंचे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह मुसलमानों की बस्ती है, यहां से निकल जाइए। क्या इस राज्य में या इस देश में मुसलमानों की बस्ती में कोई लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं चलेगा? ये तो बिल्कुल पुलिस का ये सवाल, इस तरीके का जवाब बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि अगर मुसलमान की बस्ती है तो वहां से जल्दी से निकल जाइए, क्योंकि पुलिस का वहां पर लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता है। ये डीएसपी लेवल के अधिकारी ने ईसीएल के एचओडी सिक्योरिटी मुकेश कुमार को बिल्कुल वहां पर बताया और उसके बाद उनको वहां से निकाल के थाने में रखा। लेकिन ये कई सवाल कर रहे हैं, नेक्सस की बात भी करते हैं, कोयला माफिया, पॉलिटिकल माफिया और पुलिस तंत्र, ये तीनों की मिली भगत से ही ये झारखंड को से एक तो रॉयल्टी की लूट हो रही है, राज्य के संसाधन की लूट हो रही है, और ये माफियाओं के जेब में पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब देखना होगा कि पुलिस इस पे किस तरीके की कार्रवाई करती है। बिल्कुल संतोष, आप बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि क्या राज्य सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई? उधर से क्या कुछ पूरे मामले पर बात आ रही है? साथ ही प्रशासन की जो टीम पहुंची, जो हमले की शिकार हुई, क्या वो कंप्लीट दल बल के साथ या जरूरी दल बल के साथ या हथियारों के साथ वहां नहीं पहुंची थी? क्या उनको अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए? देखिए, उनको अंदाजा इस बात का नहीं था, इस बात कि इस तरीके से अटैक करेंगे ग्रामीण, और पूरी रात उन लोगों ने किस तरीके से खौफ का मंजर था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कहीं पर हिंदुस्तान में कानून और झारखंड में कानून व्यवस्था का राज हो, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कोयले का काला खेल चल रहा है वो बिना पॉलिटिकल मिलीभगत, बिना पुलिस के मिलीभगत के संभव ही नहीं है। और वहां से आए दिन ये बात सामने आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में कोयले के ट्रक यहां से बेरोक टोक जा रहे हैं। यहां तक कि हमने देखा था कि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कुछ विधायकों ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि उस इलाके से इस तरीके से कोयले का काला खेल चल रहा है, जिसमें पुलिस की भूमिका बिल्कुल ही सवालों के घेरे में थी। संतोष जी बने रहिए, क्योंकि मुकेश कुमार सुरक्षा अधिकारी ईसीएल के भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश कुमार जी, कल जो जामताड़ा में प्रशासन के साथ हुआ, उसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, वहां पे हजारों टन कोयला रखा हुआ था और गाड़ियां निर्बाध रूप से लोडिंग हो रही थी, जिसमें से 30-35 गाड़ियां लोड हो चुकी थी। जेसीबी मशीन लगा हुआ था, इसके अलावा बड़ी पोकलैंड मशीन से आसपास लगता है कि वहां पे खदानें चल रही, जिनमें कि वो मशीन से कोयला निकाला जा रहा है, और उन खदानों से ट्रैक्टर में भर भर के कोयला एक जगह पे इकट्ठा करा जा रहा था, जो जगह कास्ता के नाम से जाना जाता। और मैं 10 बजे वहां पे इनको फोन किया एसपी साहब को, और थाना से लोग अपने कमिटमेंट रहा होगा उनका। 11:30 बजे डीएसपी साहब घटनास्थल पे पहुंचे। उसके पहले तो हमें गांव वालों ने मार के भगा ही दिया, और उस 1.5 घंटे का समय में अपनी जितनी गाड़ियां थी सबको लेके वहां से अपने जगह से लेके हटा दिए। और जब थाना के डीएसपी साहब आए, पुनः हम पर हमला हुआ थाना की मौजूदगी में, और फिर हमें वो जगह छोड़कर फिर भागना पड़ा। इस बार थाना वालों ने कहा कि यहाँ पे आपकी जान को खतरा है, तो इस जगह को छोड़कर हटना पड़ेगा। मुकेश जी, आप वहां पर जो अवैध कारोबार चल रहा था कोयला के खनन का, उस पर रोक लगाने के लिए गए थे। अगर आपको वहां पर खतरा महसूस हुआ तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वक्त पर नहीं आती है और आपको ही मशवरा देती है कि आपकी जान को खतरा है, आप यहां से निकल जाइए। तो पूरी तरीके से जब हम खबर को देखे समझे तो यही लगता है कि पूरे मामले में एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, पुलिस की संलिप्तता हो सकती है, पॉलिटिकल सपोर्ट हो सकता है। आप क्या कहेंगे? क्या आपने इस बारे में आला अधिकारियों से बात की कि क्या हमारे झारखंड के कोयले का अवैध तरीके से इसी तरीके से खनन होता रहेगा?
इसमें एक सुधार कर दूं। मैंने 10 बजे एसपी साहब से संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि मेरे पुलिस फोर्स की कुछ कमिटमेंट हैं और 11:30 बजे डीएसपी साहब घटनास्थल पर पहुंचे थे। और जहां तक सूचना देने की बात है, मैंने कंपनी के सीएमडी और कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल दोनों को ही घटना की सूचना दी और उन्होंने यही कहा कि भाई सीआईएसएफ और जिनकी भी मौजूदगी होनी चाहिए थी और अपने आप को बेटर प्लान तरीके से होना चाहिए था। लेकिन इतनी संख्या बल जब 200 और 300 की संख्या में ग्रामीण थे तो हम 50 संख्या में रह के 40-50 की संख्या में कुछ भी नहीं कर सकते थे। और हवाई फायरिंग भी करना एक घटना को है और किन्हीं पे गोली चलाना तो एक अलग लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती। चलिए मुकेश जी, ये जरा बताइए कि जब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को समझा तो क्या इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई या आपको ही मशवरा देकर वहां से निकाल दिया गया? जब पुनः डीएसपी साहब के समक्ष और अन्य पुलिस बल की मौजूदगी में गांव वालों ने पुनः हमला किया तो डीएसपी साहब बोले कि आपकी जान को खतरा है, आप यहां से निकलिए। और हमारी पूरी टीम को वहां से कहा गया कि हटिए और हम पर हमला फिर होने लग गया तो हमें वो जगह छोड़ना पड़ा। चलिए मुकेश जी, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो प्रतुल सहदेव बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। जामताड़ा में आखिर हो क्या रहा है? यहां पर प्रशासनिक टीम जाती है, अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए जानलेवा हमला किया जाता है। पुलिस फोन करने के बाद देर से पहुंचती है और जो अधिकारी है उनको ही मशवरा देती है कि आप यहां से निकल जाइए, आपके लिए यहां रहना ठीक नहीं। तो आखिर किस तरह की व्यवस्था है यहां पर, बताइए। आप ये सोच सकती हैं कि झारखंड में इलीगल कोयले का रैकेट किस कदर चल रहा है। ये जो घटना है ये नाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत की है, जहां विधानसभा अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है और उस एरिया के सुल्तानपुर, बिलानगर नगर, कास्ता, इन क्षेत्रों में बंद पड़े माइंस पे बड़े पैमाने पर इलीगल रैकेट चलता है। बंगाल के बड़े ठेकेदार, बंगाल के ट्रैक्टर, सारे लोग वहां पे करते हैं, लेकिन ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है, बिना प्रशासनिक संरक्षण के संभव नहीं है। तो जब सीआईएसएफ की टीम जाती है तो उसमें जिस तरीके का हमला होता है, ये पूरे प्रदेश के जो विधि व्यवस्था है, पूरे प्रदेश की अराजकता का माहौल है, उसके ये पोल खोलता हुआ ये एक सिनेरियो है कि इलीगल माइनिंग को रोकने गई टीम पर हमला होता है। और ये सारा कुछ सरकार में शीर्ष में बैठे लोगों के संरक्षण में चल रहा है। जी प्रतुल जी, ये जरा बताइए कि इस पूरे मामले पर आपने अपने स्तर पर कोई जानकारी बड़े अधिकारियों से ली कि गिरफ्तारी हुई या नहीं, होगी या नहीं, क्योंकि ये बड़ा मामला है। आम लोग जो है यहाँ पर प्रशासनिक टीम पर गोली बंदूक से हमले कर रहे हैं, लाठियां भांज रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह जी हैं, अभी जिस जगह पे ये घटना हुई थी वो वहीं पे कैंप कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसी बातचीत के क्रम में आई है कि ये बंगाल से एक इलीगल रैकेट बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, बर्फ पड़ी कोयलवरी पे, और इसमें बिना प्रशासन के सहयोग के, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे बड़ी बात है कि ये विधानसभा अध्यक्ष जी का गृह क्षेत्र है, विधानसभा गृह क्षेत्र है उनका, उसके बावजूद इतने पैमाने पे रैकेट चल रहा हो और लोगों का दुस्साहस देखिए। अपराधी पुलिस टीम, सीआईएसएफ की टीम पर गोलियां चलाते हैं, हमले करते हैं और उनको भगा देते हैं। तो आप सोच सकते हैं हेमंत सरकार में अराजकता कितनी चरम पर है। जी चलिए, खबर हमने दिखाई है, देखते हैं कि आखिर सरकार अब इस पर क्या जाकर कार्रवाई करती है और पुलिस के आला अधिकारी कब गिरफ्तारी करते हैं। हमारे संपादक झारखंड के लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, पूरा रिएक्शन आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने क्या कुछ कहा, साथ ही जो मुकेश कुमार सुरक्षा अधिकारी हैं ईसीएल के, उन्होंने भी अपनी पूरी आप बीती सुनाई। क्या लग रहा है, फाइनल कमेंट आपका क्या कुछ होगा? देखिए, अब इसमें सरकार को एक्ट करना चाहिए। जो बदनामी हो रही है सरकार की, क्योंकि सरकार की अगर पॉलिटिकल विल है तो पॉलिटिकल विल के आधार पे उस इलाके में जो इलीगल ट्रक्स चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को अपनी छवि को देखना है तो, क्योंकि 1 साल बीत गए हैं, सरकार के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों में से ये आरोप अब बड़ा आरोप हो जाएगा और ये अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो सेंट्रल और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है उस पर भी स्ट्रेन आ सकता है। क्योंकि आप एक तरीके से सेंट्रल जो ईसीएल सेंट्रल के अंदर आता है और यहां पर स्टेट पुलिस ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो कई सवाल खड़ा कर रहा है। अब अगर ऐसे में सेंट्रल ने इस पे इंटरवीन किया और अगर अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस की चारों तरफ तैनाती करा दी तो फिर ये राज्य सरकार के लिए विधि व्यवस्था एक संबंध जो
आर्टिकल 356 जो हम ये कह सकते हैं राज्य और केंद्र के बीच के जो संबंध के हैं उस पे कड़वाहट आ सकती है। इसलिए राज्य सरकार को अब एक कदम आगे बढ़ाकर प्रोएक्टिव होकर उन इलाकों में कोयले की जो कालाबाजारी है, कोयले का जो ब्लैकमेल इलीगल माइनिंग है उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ते को खराब करने की तरफ राज्य सरकार की तरफ से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करने का ही नतीजा माना जाएगा। चलिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां लालू प्रसाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लालू प्रसाद को एम्स ले जाने की तैयारी जोरों पर है। मेडिकल बोर्ड की बैठक में फैसला होगा, फैसले के बाद भेजा जाएगा दिल्ली एम्स। जेएलआईजी वीरेंद्र भूषण ने जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य में परसों बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद कल पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचा। और अब खबर है कि लालू प्रसाद के स्थिति को देखते हुए, उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स भेजा जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। मेडिकल बोर्ड की बैठक में ये फैसला होगा और फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव को दिल्ली भेजा जाएगा। जेएलआईजी वीरेंद्र भूषण ने पूरे मामले पर जानकारी दी है। सर सामने तो चलिए एक और तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और दूसरे विंडो में देखिए कि लालू प्रसाद यादव को बीमारियां आखिर कौन कौन सी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इन्हीं बीमारियों की वजह से लगातार लालू प्रसाद यादव की सेहत में गिरावट है। कल परिवार के लोगों ने, तेजस्वी ने, राबड़ी देवी ने, तेज प्रताप ने, मीसा भारती ने मुलाकात की और राबड़ी जब रिम्स से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। तो समझा जा सकता है कि स्थिति जो है वो अभी गंभीर है। भुवन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। भुवन, लालू प्रसाद यादव को बड़ी जानकारी ये आ रही है कि उनको दिल्ली एम्स भेजने की तैयारी चल रही है। अपडेट क्या कुछ है बताइए। हेलो जी भुवन, अपडेट क्या है पूरे मामले पर? कब फैसला आएगा कि लालू यादव को एम्स कब भेजा जाएगा, बताइए। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद एम्स भेजे जाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से जेएलआईजी वीरेंद्र भूषण से हमारी अभी बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक हो रही है और उसके बाद लालू प्रसाद को एम्स भेजने की तैयारी चल रही है। यदि रिम्स मेडिकल बोर्ड ये फैसला ले लेती है कि लालू प्रसाद को एम्स भेजा जाए बेहतर इलाज के लिए, तो जेल प्रबंधन यहां से व्यवस्था करेगी और उसके बाद एम्स लालू प्रसाद को भेजा जाएगा। तो चलिए भुवन, अहम जानकारी आपने दी। और कल हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और परिवार की जो स्थिति थी या चिंता देखकर लग रहा था कि स्थिति जो है वो गंभीर तो है। तो चलिए भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच रुक करते हैं अगली अहम खबर का, जहां से खबर बता दें कि इससे पहले चारा घोटाले में सजायाफ्ता बीमार लालू प्रसाद से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती ने 6 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है और उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया है, बेहतर इलाज की उन्हें सख्त जरूरत है और परिवार के लोग चाहते हैं कि उनका इलाज बाहर हो। तो चलिए देखिए, जब लालू प्रसाद से कल मुलाकात के बाद तेजस्वी, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव बाहर निकले तो किस तरीके से परिवार के चेहरे पर चिंता जो है वो साफ झलक रही थी और चिंता थी लालू की स्वास्थ्य को लेकर। हम लगभग ये मान लेते हैं कि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं वे सुबह और शाम पानी के लिए कतार में खड़े होंगे। कोई भी उनकी दुर्दशा के बारे में नहीं सोचता। एनजीओ वाटर एड ने दिल्ली में इस स्लम की कहानी को बदल दिया। इसने अपनी महिलाओं को उनके पानी और स्वच्छता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सशक्त बनाने से शुरुआत की। पहले मैम हमारा तो यहाँ पे पानी का बहुत ही दिक्कत थी। 4 टंकर 5 टंकर ऐसे देती थी, हमारा गुजारा नहीं होता था। बच्चा का कपड़ा धोना, नहाना बहुत मुश्किल था। नहाना कभी कभी नहाती थी, कभी कभी नहाती थी नहीं। जब इस बस्ती को लिया यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड के साथ की, एमएलए साहब के साथ की, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उससे ऊपर
श्री शीला दीक्षित जी उस वक्त अवेलेबल थी। उनके पास हम बस्ती के कुछ लोगों को लेकर गए और उन्होंने वहाँ से हमको ये कहा कि 2 से 4 टैंकर हो जाएंगे। 4 को 8 हमारे एमएलए नरेश यादव जी ने किया, जो कि इस वक्त यहाँ के विधायक हैं। अभी एनजीओ ने जो हेल्प करी है हम लोगों की, उससे तो काफ़ी दिक्कतें मतलब कम हो गई है, तो उससे काफ़ी मतलब बदलाव आया है, काफ़ी डिफरेंस आए हैं चीज़ों में। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी एडजस्टमेंट करते हैं पानी से। जैसे सब्जियाँ धोते तो पानी हम लोग रख देते हैं कि हम लोग उससे एक बार गंदे बर्तन धो लेते, फिर उसके बाद अच्छे पानी से धो लेते हैं बर्तन को। पानी पहले लोगों को बहुत कम मिलता था, अब मिलता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुरूप है। लेकिन उसको अनुरूप करने के साथ साथ जब ये शौचालय बनवाई तो शौचालय के साथ एक बोर बनवाया। लोग उस बोर का भी पानी इस्तेमाल करते हैं। जो पानी उन्हें हाथ धोने में और टॉयलेट में ले जाने में या नहाने में अपने घर में इस्तेमाल कर, उसी पानी में इस्तेमाल करना पड़ता था, वही पानी आप वो शौचालय में इस्तेमाल कर अपने अनुपात को बराबर कर इस बस्ती में पानी की अब कोई समस्या नहीं है।